संध्या प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, जो आज हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है अलंकार। ठीक है ना। तो आप सभी लोग सीखेंगे आज क्या अलंकार। आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ठीक है ना। हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज भैया? अलंकार। आप लोग बना लीजिए टॉपिक अलंकार। यहाँ से हम लोग देखेंगे अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं अलंकार को, उसका क्या नाम है? फिगर ऑफ स्पीच। चलिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं क्या कि अलंकार जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धनकार। ठीक है ना। अलम का मतलब होता है सौंदर्य, कार का मतलब होता है करने वाला। कार का क्या से निकलता है? करने वाला। अर्थात यहाँ से परिभाषा निकल कर आती है क्या भैया? अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। आप लोग को समझ में आया इसका परिभाषा क्या होता है? अलंकार कहा जाता है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से जो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहली बात जानेंगे कि हम लोग परिभाषा देख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है हम लोग कहते हैं क्या भैया? एक तो होता है हमारा आभूषण। एक होता है हमारा सौंदर्य। एक होता है हमारा गहना। क्या भैया? गहना। इन तीनों में से एग्जाम में कोई भी दे के पूछ सकता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आभूषण, सौंदर्य या गहना, कोई भी मिले हमको मार के वहाँ पे निकल जाना है। ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग आगे जानेंगे क्या कि अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे। ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लिए हैं, तो आगे आप लोग देखेंगे क्या कि अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य हम किनको जानते हैं। ठीक है ना। अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में हम किसे जानते हैं? तो एक विद्वान थे, उनका नाम था आचार्य भामह। क्या नाम था भैया? आचार्य भामह। यही अलंकार के प्रतिष्ठापक के रूप में इन्हीं को जानते हैं। सबसे पहले इनकी एक पुस्तक या ग्रंथ थी। इसको आप लोग अगर लिख लिए हैं तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना। इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, फिर नीचे बात को बताते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग परिभाषा लिख लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ से आगे बात को आप लोग सीखेंगे क्या कि जो अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य थे वो कौन थे? आचार्य भामह। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी। इनकी क्या थी? एक पुस्तक या ग्रंथ। इनका एक पुस्तक या ग्रंथ था। उस पुस्तक या ग्रंथ का नाम था भैया काव्यालंकार। क्या था? काव्यालंकार। इन्हीं काव्यालंकार में सबसे पहले 38 अलंकारों के बारे में बात कही गई थी। ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हेडिंग क्या बनाएंगे भैया हम लोग? सर्वप्रथम प्रयोग। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे क्या
एक विद्वान थे, उनका नाम था क्या? आचार्य भरत मुनि। आप लोग लिखेंगे कौन भैया? आचार्य भरत मुनि, ठीक है ना, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि आप लोग देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आचार्य भरत मुनि, ठीक है ना। इनकी पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक या ग्रंथ था, आचार्य भरत मुनि का एक पुस्तक या ग्रंथ था। उस पुस्तक या ग्रंथ में इन्होंने, उस पुस्तक या ग्रंथ, वो पुस्तक या ग्रंथ कौन सा था? तो उस पुस्तक का नाम था भैया क्या? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। इसी नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने भैया? आचार्य भरत मुनि ने, ठीक है ना। इसके बाद जो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो अलंकार का प्रयोग किए थे, वो अलंकार कौन कौन से थे, इस बात को आप लोग यहाँ पे देखेंगे। वो 4 अलंकार कौन कौन से थे? एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यूपीएसआई में एक बार पूछा भी गया है। जो नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो अलंकार का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है, वो कौन कौन से अलंकार थे? तो आप लोग बताएंगे। एक हमारा अलंकार था भैया रूपक, एक हमारा था यमक, एक हमारा था उपमा, और एक हमारा अलंकार था भैया दीपक, ठीक है ना। यही चारों अलंकार का प्रयोग नाट्यशास्त्र में हमको देखने के लिए मिलता है। सबको क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। उसके बाद इतनी बात जान लेने के बाद आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा क्या? देखिएगा, एक विद्वान थे आचार्य, एक विद्वान थे राजशेखर महोदय, राजशेखर महोदय, ठीक है ना। इन्होंने एक बात कही थी क्या? एक पॉइंट लिखिएगा यहां से आप लोग, अलंकार, अलंकार वेद का 7वां अंग है। अलंकार वेद का 7वां अंग है, ठीक है ना। आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि किसने कहा था कि अलंकार वेद का 7वां अंग है, तो आप लोगों को बताएंगे किसके? आप लोग किसको बताएंगे भैया? आचार्य राजशेखर महोदय, ठीक है ना। इन्होंने एक बात और कही थी क्या? कि उपमा अलंकार को, उपमा अलंकार को अलंकार का जननी कहा जाता है। अलंकार का जननी कहा जाता है, ठीक है ना। उपमा अलंकार को अलंकार का जननी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक विद्वान आते हैं जो अलंकार के बारे में कुछ बातें बताते हैं, जो एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, चाहे वो आने वाली परीक्षा यूपीएसआई हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी जहाँ पे अलंकार टॉपिक दिया गया होगा वहाँ से ये बातें पूछ सकती है। अगला बात देखिएगा, एक विद्वान थे आचार्य दंडी महोदय, आचार्य दंडी महोदय, ठीक है ना। इन्होंने भी अलंकार के बारे में कुछ बात कही थी। ये कहते क्या हैं? ये कहते क्या हैं? ये अलंकार के बारे में अलंकार के बारे में काव्य शास्त्री परिभाषा देते हैं। काव्य शास्त्री परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भैया? काव्य शास्त्री परिभाषा देते हैं। पूछेगा किसने अलंकार के बारे में काव्य शास्त्री परिभाषा दिया था, तो आप लोग बताएंगे कि आचार्य दंडी महोदय, ठीक है ना। इन्होंने जो काव्य शास्त्री परिभाषा दिया था, जो काव्य शास्त्री परिभाषा दिया था, इनकी एक पुस्तक थी काव्यादर्श।
इनकी पुस्तक का क्या नाम था भैया? काव्यादर्श। इसी काव्यादर्श में इन्होंने काव्य शास्त्रीय परिभाषा को दिया था, ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या, ये जो काव्य शास्त्रीय परिभाषा देते हैं उसके बारे में इन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। इस बात को आप लोग लिखिएगा कि अलंकार काव्य का शोभाकारक गुणधर्म है। क्या भैया? अलंकार काव्य का शोभाकारक गुणधर्म है, ठीक है ना। चलिएगा, इतनी बात को आप लोग लिख लीजिएंगे, इतनी बात को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। एक विद्वान थे रुद्रट महोदय। कौन थे भैया? रुद्रट महोदय। एक विद्वान थे रुद्रट महोदय। इन्होंने अलंकार के बारे में वैज्ञानिक विवेचन किए थे। क्या किए थे भैया? वैज्ञानिक विवेचन किए थे। आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा अलंकार के बारे में वैज्ञानिक विवेचन किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे भैया? रुद्रट महोदय ने, ठीक है ना, रुद्रट महोदय ने। इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं अलंकार के प्रकार पे, ठीक है ना। यहाँ से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है अलंकार के बारे में, यहाँ से हमको इतना इनफ है जो बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि अलंकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पूछेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ पे भैया? अलंकार के प्रकार पे। आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या? अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग जो अलंकार के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है हमारा शब्दालंकार। क्या होता है भैया? शब्दालंकार। क्या होता है शब्दालंकार? अभी हम आप लोगों को बताएंगे। एक होता है हमारा अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार, ठीक है ना। शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन यहाँ पर एक विद्वान और थे, उनका नाम था क्या भैया? आचार्य भोज। क्या नाम था उनका? आचार्य भोज। इनके अनुसार एक अलंकार और होता है, उसका नाम क्या है भैया? उभयालंकार, ठीक है ना, उभयालंकार। चलिएगा, अब अगर आप लोगों से पूछता है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कितने बताएंगे? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर पूछेगा अलंकार आचार्य भोज के अनुसार कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बताएंगे क्या भैया? उभयालंकार, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि शब्दालंकार, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्या भैया? शब्दालंकार के परिभाषा पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार, चारुता या चमत्कार पैदा किया जाए, जहाँ पर काव्य में शब्द के माध्यम से चारुता या चमत्कार पैदा किया जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इस बात को आप लोग लिखेंगे। चलिएगा, जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या इसी को बोलते हैं चारुता। क्या भैया? चारुता पैदा किया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ शब्दालंकार होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। चलिएगा, अब हम लोगों को यहाँ पे एक शब्द देखने के लिए मिला, क्या? चमत्कार या चारुता।
हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज़ सीखेंगे क्या, कि जो काव्य में चमत्कार पैदा किया जाता है, मतलब काव्य में जो चमत्कार के बारे में या रुचि बनाई जाती है वह किसके किसके द्वारा बनाई जाती है। या तो वो शब्द के द्वारा बनाई जाती होगी, या तो वो वर्ण के द्वारा बनाई जाती होगी, या तो वो वाक्य के द्वारा बनाई जाती होगी। ठीक है ना, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। या तो हमको वर्णगत चमत्कार देखने के लिए मिलेगा किसी भी काव्य में, या तो हमको शब्दगत चमत्कार देखने के लिए मिलेगा किसी भी वाक्य में, या तो हमको वाक्यगत चमत्कार देखने के लिए मिलेगा किसी भी वाक्य में। इस बात को आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ से जब शब्दालंकार को देख लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्या भैया, शब्दालंकार के प्रकार पे। ठीक है ना, चलिएगा आप लोग आगे लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्या, शब्दालंकार के प्रकार, शब्दा अलंकार के प्रकार। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा कितने शब्दालंकार के प्रकार होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनता है उस बात को भी हम आप सीखेंगे। ठीक है ना, जैसे जो शब्दालंकार के प्रकार होते हैं एग्जाम में दे के डायरेक्ट पूछेगा क्या, इसमें से कौन सा शब्दालंकार का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, चलेगा। अब शब्दालंकार के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अलंकार को इसमें हमें आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलिएगा आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखेंगे। एक होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, एक होता है, ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है ना, एक होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अभी सब बताएंगे आप लोग, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक होता है हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार। एक होता है हमारा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है ना, एक होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार, क्या भैया, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है ना, एक होता है हमारा विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। ठीक है ना, यहाँ फिर आगे देखेंगे। एक होता है हमारा चित्रा अलंकार, चित्रा। चलिएगा यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे हम लोग। एक होता है हमारा अगला चित्रा अलंकार, चित्रा अलंकार। एक होता है हमारा मुद्रा अलंकार, मुद्रा अलंकार। ठीक है ना, उसके बाद एक होता है हमारा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। और एक होता है हमारा पुनरुक्त वदाभास अलंकार, क्या भैया, पुनरुक्त वदाभास अलंकार, वदाभास अलंकार। ठीक है ना, चलेगा। आप लोग यहाँ से देखेंगे जो जो अलंकार एग्जाम में बार बार पूछते हैं उन्हीं के बारे में हमें आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है ना, तो देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा जगह इस वजह से छोड़ दिए हैं कि जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है इसके भी 5 प्रकार होते हैं। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, इसी टाइम इसको भी आप लोग लिख लेंगे, जिससे आप लोगों को ये ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है ना, एक होता है हमारा छेका अनुप्रास अलंकार, कौन सा, छेका अनुप्रास अलंकार। एक होता है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, एक होता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, यहीं पे आप लोग लिख लेंगे। एक होता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, एक हमारा लास्ट होता है कौन सा, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना,
अब आप लोग देखेंगे जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है इसके भी 5 प्रकार होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है इन पांचों के बारे में, और अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा और पुनरुक्त प्रकाश, इतने अलंकार को हमें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है ना। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है तो दिक्कत नहीं है, तो हम आप लोगों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या भैया, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। अब आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग इसमें सीखेंगे हर एक अलंकार के बारे में। चलिएगा देखिएगा, जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, कैसे हमको कोई काव्य या पंक्ति दिया गया होगा एग्जाम में, कैसे हम लोग जानेंगे कि यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। चलिएगा यहाँ पे देखेंगे, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु धन प्रास, ठीक है ना। अनु का मतलब होता है भैया पीछे या बाद में, पीछे या बाद में। प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर, क्या होता है, वर्ण या अक्षर, ठीक है ना। मतलब कोई भी वर्ण, शब्द या वाक्य आएगा, एक के बाद एक वर्ण या शब्द आएंगे, जहाँ पर हमको ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब इसके हम 5 प्रकार आप लोगों को बताए हैं, तो इसके जो 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा होता है छेकानुप्रास अलंकार और एक हमारा होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। दोनों को एक साथ सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए दोनों को हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखिएगा, अब दोनों एक साथ बनाएंगे क्या, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है ना, छेकानुप्रास अलंकार। और एक हमारा होता है क्या, कौन सा भैया, वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। चलेंगे सीखेंगे क्या भैया, देखिएगा। छेका जो अनुप्रास अलंकार होता है, यह छेक शब्द से मिलकर बना होता है। छेक का मतलब क्या होता है भैया, चतुर। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, अगर आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लेंगे क्या, छेकानुप्रास छेक शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका आशय क्या होता है, चतुर। इसका मतलब अगर है एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा अलंकार चतुरों का अलंकार होता है, तो आप लोग लिख लेंगे भैया छेकानुप्रास अलंकार चतुरों का अलंकार होता है। या तो यहीं पे नोट डाउन करके लिख लेंगे क्या भैया, जो हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है, इसको हम चतुरों का अलंकार भी कहते हैं, ठीक है ना। चलेंगे, अब दोनों अलंकारों को हम एक साथ सीखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, जो हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या भैया, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। और इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या, कि इसमें भी वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कि इसमें जो होता है अनेक वर्ण, अनेक वर्ण, ठीक ना। और इसमें भी क्या होता है देखेंगे हम लोग, अनेक वर्ण, अनेक वर्ण। हम क्या कह रहे हैं, बस बात को आप लोग देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है ना, अनेक वर्ण, ठीक ना। अब अनेक वर्ण की जो आवृत्ति होगी, जो छेकानुप्रास का एग्जाम्पल होगा, उसमें अनेक वर्ण की जो आवृत्ति होगी वह एक बार देखने के लिए मिलेगी। कितनी बार, एक बार देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और जो हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, इसमें अनेक वर्ण अनेक बार हमको देखने के लिए मिलेगा। कितने बार भैया, अनेक बार देखने के लिए मिलेगा। मतलब अनेक वर्ण अनेक बार देखने के लिए मिलेगा और अनेक वर्ण एक बार देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसमें एक कंडीशन और होती है क्या, जो हमारा छेकानुप्रास का एग्जाम्पल होगा, उसमें जो भी अनेक वर्ण एक बार आए हुए होंगे वह हमेशा स्वरूपतः और क्रमतः होंगे। स्वरूपतः और क्या होंगे भैया, क्रमतः होंगे, ठीक है ना। और इसमें ये कंडीशन नहीं होगी, इसमें ये कंडीशन नहीं होगी, ना तो ये स्वरूपतः आएंगे
ना तो ये क्रमतः आएंगे। आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत में आप लोग होंगे नहीं, आगे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। अब हम जैसे कोई भी वर्ड हमको दिया गया है, हम कब कहेंगे कि ये अनेक वर्ड है। जैसे हम कहें कि जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लिख लेते हैं का, इसको हम कब कहेंगे कि ये हमारा अनेक वर्ड है। जब हम इसी का को एक बार और लिख दें तो ये हमारा क्या होगा, एक बार तो था, एक बार और लिख दिए। मतलब कोई भी वर्ड होगा जब 2 या 2 से अधिक बार आएगा तब हम लोग क्या कह देते हैं, उस वर्ड को क्या कह देते हैं, अनेक वर्ड कह देते हैं। कितना क्या कह देते हैं भैया, अनेक वर्ड कह देते हैं। बोलिए कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं। मतलब अनेक वर्ड जो आएगा एक बार आएगा, ठीक है ना। अनेक वर्ड का मतलब आप लोग समझे, अनेक वर्ड से आज से आप लोग निकाल पाए, मतलब कोई भी अगर वर्ड होगा 2 या 2 से अधिक बार आया होगा तो उस वाली संरचना को हम लोग अनेक वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हमको पता है, दिक्कत होगी तब भी आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी एग्जाम्पल लेके हम आप लोगों को समझाते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो हम इसको मिटा दें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इतनी बात लिख लेंगे तो एग्जाम्पल दोनों का साथ साथ समझाते हैं। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, उदाहरण लिखेंगे दोनों का। हमारा पहला था छेका और दूसरा था वृत्या। आप लोग एक बार लिख लेंगे छेका और वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। दोनों को एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। चलेंगे देखेंगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखें क्या, रिझी 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 रिझी, रहसी 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 रहसी, हंसे हंसे उठे हंसे हंसे उठे, ठीक है ना। जितनी बात बताए हैं अगर उस बात को आप लोग ख्याल किए होंगे तो ये अलंकार आप लोग आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ही बार में। लिखिएगा तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाए, तरुअर बहु छाए, ठीक है ना। चलेंगे दोनों का एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, अब आप लोग बात को समझिएगा। हम कहे थे क्या भैया, अनेक वर्ड एक बार आए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, रीझी रीझी, हम यहाँ पर देखेंगे रीझी रीझी जो आया है, इसकी जो संरचना आई है हमको सिर्फ एक बार देखने के लिए मिली है। जैसे इसकी संरचना है वैसे इसकी भी संरचना है। इसमें एक बात सिर्फ हमको ख्याल करना है क्या, कि हम लोग मात्रा का ख्याल इसमें नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे ही ये आया रहीसी, वैसे ही यहाँ पे रहीसी आया है। हंस जैसे आया वैसे यहाँ भी हंस आया। मतलब अनेक वर्ड की आवृत्ति हमको सिर्फ एक बार देखने के लिए मिलती है। अब आते हैं इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एक वर्ड। जैसे हम लोग देखेंगे क्या, त त त त, मतलब एक वर्ड की आवृत्ति हमको बार बार देखने के लिए जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलेंगे आप लोग सीख पाएँ, आगे लेके चलें, आगे लेके चलें। और एग्जाम्पल देखना है, और एग्जाम्पल देखना है, चलिएगा और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहें बदऊ गुरु पदो पदुम परागा, बंदऊ गुरु पदु पदुम परागा, ठीक है ना। यही हमारा एग्जाम्पल है, परागा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा पद है, जहाँ पर ऐसे पद हमको दिखा, ठीक अगला ही जो हमारा है अनेक वर्ड, मतलब एक बार सिर्फ आया है पद पद, ठीक है। हम लोग मात्रा का ख्याल नहीं करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या भैया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अभी ये वाला देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। बोलिए क्लियर है सबको। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, जो हमारा च है, च है, च है, च है, च च की आवृत्ति हमको बार बार देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए
यहाँ से सबको बात क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रकार है हमारा क्या, लाटानुप्रास अलंकार। लाटा आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या भैया, लाटानुप्रास अलंकार। आप लोग हेडिंग बना लेंगे भैया लाटानुप्रास अलंकार। यहां से आप लोग देखेंगे क्या, जो लाटा जो शब्द दिया गया है यह गुजरात के लाट नामक स्थान से लिया गया है। कहां से भैया, गुजरात के लाट नामक स्थान से, लाट नामक स्थान से। कहाँ के लाट नामक स्थान से, गुजरात के, ठीक है ना, गुजरात के। आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, उसको आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। पूछेगा क्या भैया, किस अलंकार को गुजरातियों का प्रिय अलंकार कहा जाता है, ठीक है ना, किस अलंकार को गुजरातियों का प्रिय अलंकार कहा जाता है। तो आप लोग किसको बताएंगे भैया, लाटानुप्रास अलंकार को। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या भैया, लाटानुप्रास अलंकार को, लाटानुप्रास अलंकार को, अलंकार को गुजरातियों का प्रिय अलंकार कहा जाता है। प्रिय अलंकार कहा जाता है, ठीक है ना। चलेंगे, इतने बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हमको मुख्य बात जाननी है क्या, कि ये लाटानुप्रास अलंकार जो होता है कैसे हम लोग पहचानेंगे। कोई भी काव्य या पंक्ति दिया गया होगा कि इसमें लाटानुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो हम लोग लाटानुप्रास में जब लाटानुप्रास की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे वाक्य खंड का रिपीटिशन हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब पूरा का पूरा वाक्य खंड क्या किया गया होता है, दोहराया गया होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखी, वाक्य खंड का दोहराव जिस काव्य या पंक्ति में देखने के लिए मिले, वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप लोग लिख लेंगे। मतलब वाक्य खंड का पूरा दोहराव होता है और अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। एक शब्द यहाँ पर आता है क्या भैया, अन्वय। अन्वय करने पर पूरा का पूरा जो अर्थ होगा, पूरा का पूरा, अन्वय का मतलब होता है अलगाव। अन्वय का मतलब होता है क्या, अलगाव। अलगाव जो अन्वय का मतलब होता है अलगाव, इससे पूरा का पूरा वाक्य खंड का अर्थ बदल जाएगा। या तो जो जहाँ पर हमको ये अन्वय मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, हमको वाक्य जो हमारा वाक्य खंड रहेगा उस पर अल्प विराम हमको देखने के लिए मिलेगा। अल्प विराम के माध्यम से पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। या तो उपसर्ग के माध्यम से पूरा का पूरा वाक्य खंड का अर्थ बदल जाएगा, ठीक है ना। हम क्या कहें, आप लोग बात को समझ नहीं पाए होंगे, जितना कहें बस उतना आप लोग ख्याल करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। वाक्य खंड का दोहराव होगा और अन्वय करने पे अर्थ बदल जाएगा। वो अन्वय का मतलब क्या होगा, अल्प विराम से, और उपसर्ग के माध्यम से पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा। चलेंगे, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग लेके आते हैं सीधे एग्जाम्पल पे, चलेगा। लाटानुप्रास का एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। फिर रोको मत जाने दो। देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें हम देखेंगे दोनों लाइन में क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। जब हम इसको पढ़ेंगे, एक जगह हमारा अल्प विराम यहाँ है और एक जगह हमारा अल्प विराम यहाँ है। इससे पूरा का पूरा वाक्य खंड का अर्थ बदल जाएगा। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, रोको, थोड़े समय के लिए रुकेंगे, कहेंगे क्या, मत जाने दो, रोको मत जाने। मतलब जैसे मान लीजिएगा कोई आपके रिलेशन में, जैसे क्या होता है कि जैसे जब शुरू में किसी के यहाँ जैसे मतलब शादी होती है, तो जो जीजा नए होते हैं जब किसी के यहाँ आते हैं तो क्या होता है, उस समय जीजा बहुत प्रिय होते हैं, ठीक है ना। जीजा बहुत प्रिय होते हैं तो सब लोग सोचते हैं जब जीजा हमारे आए, जब जीजा शुरू में आए तब यही वाली घटना वहाँ पर होती है। तो कहते क्या भैया
कि जब जीजा जाने लगते हैं तो कहते हैं क्या, रोको मत जाने दो, मतलब उनको रोक लो और जाने मत दो। फिर क्या किया गया अगले लाइन में, रोको मत जाने दो। अब जीजा जब परच जाते हैं, जब बार बार आते हैं वो उसी घर पे, तब क्या कहते हैं, जब जीजा जाने लगते हैं तब उस वाले अर्थ में देखेंगे क्या होता है कि रोको मत जाने दो, मतलब जीजा को रोका ना है और जाए दे, ठीक है ना। एक टाइम रोको का दूसरा आशय निकलता है और एक जगह रोको मत का दूसरा आशय निकलता है। बोलिए सबको क्लियर है? चलिएगा अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर हमारा ये 1 हो गया है, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलेंगे अब हम अगला अपना एग्जाम्पल लिखते हैं अगले पेज पे। चलिएगा उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 लिखेंगे क्या भैया, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, न केवट आना। फिर लिखा गया है मांगी नाव, मांगी नाव न केवट आना, ठीक है ना। जो ये काव्य का प्रसंग दिया गया है ये तब का है जब भगवान श्री राम वन को जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको एक नदी पड़ती है, ठीक है ना। उस समय का प्रसंग है ये। उसी प्रसंग में कहा गया है जब वो नौका मांगने के लिए जाते हैं भैया, किससे, केवट से। केवट आप लोगों को पता है किसको कहा जाता है, उन्हीं के संदर्भ में बात कही है, मांगी नाव न केवट आया। नाव को मांगते हैं भगवान श्री राम और केवट नहीं आता है, क्योंकि उस समय केवट को पता नहीं रहता है कि यह हमारे कौन है, भगवान श्री राम है। जैसे ही उनको आभास होता है, मतलब किसको, केवट को जैसे ही आभास होता है तो जस्ट अगली लाइन में बात कही गई है क्या, मांगी नाव न। फिर दोबारा वो नाव को मांगते नहीं है, फिर भी केवट नाव लेके चला आता है, ठीक है ना। मतलब अल्प विराम की मदद से यहाँ पे अर्थ अलग अलग बदल जा रहा है। बोलिएगा सबको क्लियर है? चलेंगे और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग, क्या भैया, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं क्या। चलेंगे, 2 एग्जाम्पल बहुत है ना। अब हम आते हैं अपने अगले अलंकार पे, ठीक है ना। अगला हमारा अलंकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसका चौथा प्रकार है अनुप्रास अलंकार का, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा यहाँ से आप लोग, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ से एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे भैया श्रुत्यानुप्रास अलंकार में कि इसको कर्णप्रिय अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कर्णप्रिय अलंकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में किस अलंकार को भैया कर्णप्रिय अलंकार कहा जाता है, तब आप लोग बताएंगे भैया श्रुत्यानुप्रास को कर्णप्रिय अलंकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ही जगह से उच्चारण स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति बार बार यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में इसका अर्थ समझिएगा आप लोग। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मतलब एक ही जगह से उच्चारण, जैसे वर्णमाला में आप लोग पढ़े हैं, कोई भी जो हमारा वर्ण होता है, कोई भी जो हमारा वर्ण होता है, जैसे हम कहें कि कोई भी वर्ड होता है, जैसे हम काका काका बोलें तो ये हमारा कंठ से बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा काव्य या पंक्ति दिया गया होगा, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्डों की बार बार आवृत्ति हमको देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से इसको कर्णप्रिय अलंकार कहा जाता है। बात सबको क्लियर है? तो चलिएगा हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारा तुलसीदास, तुलसीदास साधति, साधति निसदिन, निसदिन देखत, देखत तुम्हार नुठुराई, निठुराई, ठीक है ना। एक पंक्ति दिया गया भैया तुलसीदास की, एक पंक्ति है क्या, तुलसीदास साधत निस्दिन देखत त्वार नुठिराई। चलिएगा जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे हमारा होता है क्या भैया स, यहाँ पर हमको त मिला है ना, त ये हमको बोला जाता है भैया दंत से,
ल ये भी बोला जाता है भैया दंत से। फिर आया स, ये भी बोला जाता है हमारा दंत से। फिर द ये भी हमारा बोला जाता है दंत से। स ये भी बोला जाता है दंत से। स ये भी बोला जाता है दंत से। मतलब एक ही स्थान वाले वर्ण की बार बार आवृत्ति इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। चलेंगे, अब हमारा अगला आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, आप लोग हेडिंग बनाएंगे। अनुप्रास अलंकार का 5वां प्रकार है क्या भैया? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, चलेंगे देखेंगे यहाँ पे अंत्या का मतलब क्या होता है भैया? अंत्या का मतलब यही होता है कि अंत में आया हुआ अलंकार। अंत में आया हुआ अलंकार मतलब क्या होगा कि हमको लास्ट में एक जैसे वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। हमको लास्ट में कोई भी काव्य या पंक्ति दिया गया होगा, उसमें लास्ट में हमको एक जैसे वर्डों की आवृत्ति मतलब एक जैसे वर्ड या शब्द हमको लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे क्या भैया? एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, उदाहरण आप लोग देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। लास्ट में हम दो लोग देखेंगे क्या भैया? इसमें एक जैसे जो हमारे शब्द या वर्ड आएंगे, एक जैसे हमको वर्ड लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है ना, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इसका अगला पार्ट जब हम आप लोगों को बताएंगे उसमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, सब अलंकार का धीरे धीरे 2 या 3 पार्ट में पूरे अलंकार को आप लोगों को पढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत।